हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएसटी में एसएस के टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने यूनिट 11 कंप्लीट कर ली थी और यूनिट 12 के अंतर्गत अपन ने पर्चा प्रतिमान वाला पर्चा या अनुभविक साक्ष्य वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब आज का टॉपिक अपना आता है शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। ये आपकी हिंदी सब्जेक्ट में भी काम आएगा, संस्कृत में भी काम आएगा, मनोविज्ञान में भी काम आएगा और सामाजिक के अंतर्गत भी ये काम आएगा। तो आज का अपना टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। इससे मैंने आपको सारी सहायक सामग्री इसमें ऐड कर दिया, आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है। अपन ने बीएड की है तो बीएड में अपन मॉडल ले जाते थे, चार्ट ले जाते थे। तो इस प्रकार की शिक्षण सामग्री से क्या होता है, शिक्षण रोचक बनता है तथा छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है और छात्र उस टॉपिक के प्रति आनंद का अनुभव करते हैं तथा उस टॉपिक के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री के उपयोग से क्या होता है, शिक्षण रोचक बनता है तथा छात्र आनंद का अनुभव करते हैं। अब अपन देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किसने किया है और किस प्रकार से किया है। तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री को हेत सिंह बाघेला ने कितने प्रकारों में बांटा है। तो याद रखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसे हेत सिंह बाघेला ने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला तो आता है निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री और दूसरा आएगा प्रकृति के आधार पर सहायक सामग्री। जो निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री आती है उसमें दो भाग हैं, पहला है मृदुल उपागम और दूसरा है कठोर उपागम। मृदुल उपागम के अंतर्गत क्या आता है कि वह शिक्षण सामग्री जिसका निर्माण एक शिक्षक स्वयं कर सकता है और उसमें किसी भी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती और उसका उपयोग भी वह आसानी से कर सकता है। तो वो कौन सी सामग्री कहलाती है, मृदुल उपागम शिक्षक सहायक सामग्री कहलाती है, जिसमें किसी भी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मली शिक्षक अपने हिसाब से उस सामग्री का निर्माण कर सकता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, चित्र बनाना, कोई भी मानचित्र बनाना, ग्राफ या सारणी, ये आदि जो है ये किस सामग्री के अंतर्गत आएंगे, मृदुल उपागम सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे, जिनका निर्माण शिक्षक स्वयं जो है आसानी से कर सकता है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा प्रकार जो है निर्माण के आधार पर, वो है कठोर उपागम। कठोर उपागम में क्या होता है कि शिक्षण सामग्री जो होती है उसमें उसके निर्माण के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षक स्वयं उसको निर्मित नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा, वह शिक्षण सामग्री जिसके निर्माण के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता होती है और शिक्षक स्वयं उस सामग्री का निर्माण नहीं कर सकता, वह कौन सी सामग्री कहलाती है, कठोर उपागम सहायक सामग्री कहलाती हैं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, दूरदर्शी यंत्र, प्रयोगशाला के उपकरण, जादू की लालटेन, ये क्या है, कठोर उपागम सहायक सामग्री है जिसका निर्माण शिक्षक स्वयं नहीं कर सकता है तथा इनके निर्माण के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है। तो हेत सिंह बाघेला द्वारा दो प्रकार से बांटी गई शिक्षण सामग्री का पहला प्रकार कौन सा था, निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री, जिसमें अपन ने देखा मृदुल उपागम, और दूसरा था कठोर उपागम। मृदुल उपागम में शिक्षण सामग्री का निर्माण शिक्षक स्वयं कर सकता है, किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, और कठोर उपागम में किसी तकनीक की आवश्यकता होती है, शिक्षक उस सामग्री को स्वयं निर्मित नहीं कर सकता। अब अपन बात करते हैं दूसरा प्रकार जो हेत सिंह बाघेला ने वर्गीकृत किया है, वो है प्रकृति के आधार पर सहायक सामग्री, जिसमें क्या आएगा, दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य सामग्री। जिसमें पहला आता है एकल माध्यम, जिसे कि दृश्य सामग्री कहते हैं, दूसरा है द्विमाध्यम जिसे श्रव्य सामग्री में बांटा गया है, और तीसरा है बहुमाध्यम अर्थात दृश्य श्रव्य सामग्री। अब श्रव्य सामग्री के बारे में तो आप सभी जानते हैं, श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं, जिसे सुना जा सके। जैसे श्रव्य सामग्री में अपन देखते हैं, श्रव्य सामग्री के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे मौखिक उदाहरण, अपन कोई भी मौखिक सवाल पूछते हैं, मौखिक उदाहरण देते हैं जिसे सुना जा सकता है, वो क्या कहलाती है, श्रव्य सामग्री कहलाती है। रेडियो है तो रेडियो भी एक श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन और ट्रांजिस्टर, ये क्या है, श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। अब आप देखिए ग्रामोफोन क्या होता है, आपने सभी ने देखा होगा टीवी में कि पुराने जमाने में एक टेप बनी रहती थी और उस पर एक सीडी लगा के उस पर एक लगा रहता था, वो घूमता रहता था और गाना बजता रहता था, तो वो क्या है, ग्रामोफोन है। और लिंगवाफोन क्या होता है, लिंगवाफोन जो होता है इसके उपयोग से अपन किसी भी लैंग्वेज को उसका प्रोनाउंसिएशन अपन जान सकते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, लिंगवाफोन के माध्यम से, भाषाई अनुवाद के माध्यम से अपन ये जान सकते हैं। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, जो रेडियो होता है, रेडियो को सिग्नल प्राप्त करने के लिए जो एंटीना लगा होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं टेप रिकॉर्डर जो है, ये ग्रामोफोन का वैज्ञानिक और विकसित रूप है। ग्रामोफोन के माध्यम से पुराने जमाने में गाने सुनते थे सीडी लगा के, तो ग्रामोफोन का वैज्ञानिक और विकसित रूप क्या है, टेप रिकॉर्डर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रामोफोन का वैज्ञानिक और विकसित रूप क्या है, टेप रिकॉर्डर है। और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण या सामग्री टाइप करके स्थायी तौर पर रखी जा सकती है, उसको अपन
रिकॉर्ड कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर में महत्वपूर्ण भाषण या सामग्री को। फिर इसके बाद टेप रिकॉर्डर जो है रेडियो की समय सीमा को समाप्त कर देता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रेडियो की समय सीमा को कौन समाप्त कर देता है? टेप रिकॉर्डर। किस प्रकार से समाप्त करता है? अपन रेडियो में जैसे कोई 6 बजे प्रोग्राम आने वाला है और वो अपन उसको नहीं देख पाए, लेकिन टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपन उसको नहीं देख पाए, लेकिन 6 बजे प्रोग्राम जो आने वाला है उसको अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में जब अपने को टाइम हो तब सुन सकते हैं। इस प्रकार टेप रिकॉर्डर क्या करता है? रेडियो की समय सीमा को समाप्त कर देता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। अपन जो प्रोग्राम नहीं देख पाते उसको अपन रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। फिर इसके बाद रेडियो जो है श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से सर्वविदित उपकरण है। याद रखिएगा, श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से सर्वविदित उपकरण कौन सा है? रेडियो है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं भारत में जो पहला रेडियो स्टेशन था वो कहां पर स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, भारत में पहला रेडियो स्टेशन जो था वो मुंबई में जुलाई 1927 में स्थापित किया गया था। मुंबई में स्थापित हुआ था पहला रेडियो स्टेशन जुलाई 1927 में। और भारत में रेडियो प्रसारण आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो सेवा द्वारा होता है। जो रेडियो प्रसारण होता है भारत में किसके माध्यम से होता है? आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो सेवाओं द्वारा होता है। और आकाशवाणी जो है ये क्या है? ये कौन सी सामग्री है? याद रखिएगा, ये भी श्रव्य सामग्री है। याद रखना, इसका भी क्वेश्चन आता रहता है कि आकाशवाणी कौन सा उपकरण है? तो श्रव्य उपकरण है आकाशवाणी। आपको सुना होगा आपने, ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। तो ये किस में बोलते हैं? रेडियो में बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा श्रव्य सामग्री है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं स्कूल में रेडियो प्रसारण का शुभारंभ कहां से हुआ था और कब हुआ था? तो स्कूल में जो रेडियो प्रसारण का शुभारंभ हुआ था वो 1937 में कोलकाता से हुआ था। यह आपकी श्रव्य सामग्री हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। आप बिना लाइक किए चले जाते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दृश्य सामग्री की। अब दृश्य सामग्री के बारे में भी आप जानते हो, जिसे देखा जा सके वो कौन सी सामग्री कहलाती है? दृश्य सामग्री कहलाती है। अब इसके उदाहरण के लिए आप देखिए, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड हो गया, ये दृश्य सामग्री है ब्लैक बोर्ड। चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, सारणी, प्रोजेक्टर हो गया, मॉडल, प्रतिरूप, बुलेटिन बोर्ड जिसे अपन कहते हैं सूचना पट के नाम से जिसे जानते हैं अपन, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट, फ्लैनल बोर्ड जिसे खादी बोर्ड भी कहते हैं, स्लाइड्स होती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, रेखा चित्र होते हैं, मानचित्र, ग्लोब, जादू की लालटेन, पुस्तक, चित्र, मानसिक साखी, सारणी, चित्र विस्तारक यंत्र, ये क्या है? दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कौन सी सामग्री को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, श्यामपट्ट जो होता है ब्लैक बोर्ड, ये अध्यापक का विश्वसनीय मित्र होता है तथा ये सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली शिक्षण सामग्री है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो वो है श्यामपट्ट, जिसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र भी कहते हैं। फिर इसके बाद पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रतिरूप या मॉडल का बड़ा महत्व है, क्योंकि मॉडल को कक्षा में प्रदर्शित करने से क्या होता है? छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है कि किस चीज के बारे में अपन उससे बात कर रहे हैं छात्रों से, उसका वास्तविक ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त होता है? छात्रों को पर्यावरण अध्ययन में मॉडल या प्रतिरूप के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आप याद रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में किसका बड़ा महत्व है? प्रतिरूप या मॉडल का बड़ा महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए अगर भूगोल शिक्षण में अपन ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ज्वालामुखी पर्वत का चित्र जो मॉडल होगा उसको छात्रों को दिखाया जा सकता है, जिससे छात्रों को ज्वालामुखी के बारे में वास्तविक ज्ञान हो सकता है। फिर आता है बुलेटिन बोर्ड। क्या होता है? तो बुलेटिन बोर्ड जो होता है सूचना पट, ये प्लाईवुड या मजबूत गत्ते का बना होता है, जिस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राइंग पिंस का प्रयोग किया जाता है। जो पिंस लगाई जाती हैं उस पे किस पे लगाई जाती हैं? बुलेटिन बोर्ड या प्लाईवुड पे लगाई जाती हैं और इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पिंस का प्रयोग किया जाता है बुलेटिन बोर्ड पर। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लैनल बोर्ड। क्या होता है? तो फ्लैनल बोर्ड जो होता है ये भी प्लाईवुड का बना होता है या फिर बारीक कार्डबोर्ड पर गोंद से चिपकाया हुआ होता है, जिसे कि फ्लैनल कहते हैं, और ये खादी का कपड़ा से भी बनता है। तो खादी का कपड़ा, खादी बोर्ड भी इसे कहा जाता है, जो कि एक समान धरातल पर चिपकाया जाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब जो होता है ये गोल आकृति पर त्रिपक्षीय चित्र होता है। याद रखना, ग्लोब जो होता है गोल आकृति पर त्रिपक्षीय चित्र होता है, 3 चित्र बने होते हैं इस पर, ग्लोब पर। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं स्लाइड की। स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप की सहायता से बालक प्रत्येक चीज को बड़े आकार में पर्दे पर देखते हैं। आप सभी जानते हो स्लाइड प्रदर्शित की जाती है प्रोजेक्टर के माध्यम से, फिल्म स्ट्रिप की सहायता से बालक प्रत्येक चीज को बड़े आकार में पर्दे पर देख सकते हैं। स्ट्रिप जो होती है, स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप की सहायता से आप सभी को पता है बालक प्रत्येक चीज को बड़े आकार में पर्दे पर देखते हैं। जो स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है, स्ट्रिप जो होता है
ये प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, फिल्म स्ट्रिप जो होता है ये प्रोजेक्टर द्वारा शो किया जाता है, और जादू की लालटेन जो होती है इसमें स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जादू की लालटेन एक दृश्य सामग्री है जिसमें स्लाइड का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि ओवरहेड प्रोजेक्टर को क्या कहा जाता है, सिरोपरि प्रक्षेपी भी कहा जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में अध्यापक लिखने तथा चित्र या आकृति खींचने आदि सभी कार्य प्रोजेक्टर की प्लेट या स्लाइड पर अपनी मेज के पास रहकर ही संपन्न कर सकते हैं। आप सभी को पता है, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो एक जगह पर बैठकर ही सभी काम संपन्न करते हैं। जैसे कोई चित्र बनाना या आकृति खींचना, तो सभी काम एक मेज के पास पर बैठकर ही संपन्न कर सकते हैं। जो संपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो अध्यापक के सिर के ऊपर से छात्रों के समक्ष सामने की दीवार या पर्दे पर प्रक्षेपित होती रहती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इसलिए ओवरहेड प्रोजेक्टर को क्या कहा जाता है, सिरोपरि प्रक्षेपी भी कहा जाता है। क्योंकि जो सूचनाएं होती हैं, जो मैटर होता है वो अध्यापक के सिर के ऊपर से छात्रों के सामने की दीवार या पर्दे पर प्रदर्शित होता है, इसलिए ओवरहेड प्रोजेक्टर को क्या कहते हैं, सिरोपरि प्रक्षेपी भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में। अब दृश्य श्रव्य सामग्री आपको नाम से स्पष्ट है, जिस सामग्री को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। जैसे नाटक हो गया कोई, तो उसे नाटक में जो संवाद होंगे उसे अपन सुन भी सकते हैं और नाटक को देख भी सकते हैं। फिल्म हो गई, दूरदर्शन हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो, चलचित्र, रंगमंच और कठपुतली, ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। याद रखना, कठपुतली जो है ये भी दृश्य श्रव्य सामग्री है। कठपुतली डांस होता है तो उसको अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जो टेलीविजन है इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, 1925 में जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और हमारे देश में भारत में सबसे पहले 1959 में नई दिल्ली में टेलीविजन का केंद्र खोला गया था। याद रखिएगा, भारत में टेलीविजन का केंद्र कब और कहाँ खोला गया था, तो दिल्ली में 1959 में भारत में सबसे पहले टेलीविजन का केंद्र खोला गया था। यह आपकी हो गई शिक्षण अधिगम सामग्री। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन। यह आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में भी है, हिंदी में भी है और एसएस में भी है। तो अपन अगले वीडियो में मूल्यांकन को स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।